नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के लगभग 4.5 साल बाद जब एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को 27 दिनों तक जेल में बैठना पड़ा, जेल की सलाखों के पीछे उन्हें अपने दिन गुजारने पड़े और न जाने कितने महीनों तक मीडिया विच हंट और साथ ही साथ कई राजनेताओं की ओर से तमाम दिए गए बयानों के बाद अब सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। ये दर्शाता है और इस रिपोर्ट के जरिए ये पता चल पाया है कि रिया चक्रवर्ती का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जिस तरह से 2020 में रिया चक्रवर्ती को शायद इस देश के सबसे बड़े विलेन के तौर पर पेश किया गया, जिस तरह से हर रोज़ आपके टीवी चैनलों के ज़रिए जहर परोसा गया, जिस तरह से इन नेताओं ने महाराष्ट्र की सरकार, क्योंकि उनकी नहीं थी, उसे बदलने के लिए एक के बाद एक घिनौनी राजनीति की और मीडिया ने जिस तरह से घिनौनी राजनीति की, इस सब को देखते हुए एक सवाल अब भी बरकरार है कि जब तक ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती जिन्होंने दिन रात रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जहर उगला, क्या वाकई रिया चक्रवर्ती को इंसाफ मिल पाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, तारीख थी 14 जून 2020। उस समय अचानक से खबर आई बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत की खबर। बाद में ये खबर तो उसी दिन पता चल गई थी, ये बात हमें सबको, कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई है। पुलिस ने भी इसकी कड़ी जांच की थी और बताया था कि ये पूरा जो मामला है वो आत्महत्या का है। लेकिन उस समय क्योंकि देश भर में लॉकडाउन का स्थिति थी, कई सारे जो मजदूर थे वो सड़कों पर पैदल चल रहे थे, हर रोज़ केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो तार तार हो रही थी। लोगों को ये समझ में आ रहा था कि सरकार ने केवल लॉकडाउन का ऐलान किया है, लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। कड़ी धूप में लोगों को सड़क पर चलना पड़ रहा है, बिहार में चुनाव आ रहे थे। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए केंद्र की सरकार और साथ ही साथ मीडिया ने मिलकर एक तमाशा रचा। एक तमाशा ऐसा रचा जो महीनों तक आपके टीवी स्क्रीन पर चलता रहा और आप दिन रात उस तमाशा को देखते रहे। ये वो समय था जब मजदूरों पर बात करने की ज़रूरत थी, जब पॉलिसीज़ पर बात करने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी रिया चक्रवर्ती को लेकर। यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि रिया चक्रवर्ती ने 34 वर्षीय बिहार से आए हुए सुशांत सिंह राजपूत का फ़ायदा उठाया, उसे अपने परिवार से दूर किया। ऐसे आरोप लगाए गए कि रिया चक्रवर्ती ने उसे ड्रग्स दिया, उसके साथ उसके सारे जो रिश्ते थे उसे तोड़ दिए, कैसे बहलाया फुसलाया। इस तरह के ना जाने कितने अनाप शनाप आरोप दिन रात टीवी पर चलते रहे और आप में से कई दर्शक उसे दिन रात देखते रहे। अब 4.5 साल बाद, जैसे कि मैंने कहा, सीबीआई की ओर से इस मामले को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई रिया चक्रवर्ती के साथ इंसाफ हुआ है? सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अर्नब गोस्वामी और उनके साथ साथ उनके चैनल के तमाम लोग जो गोल गोल घूम घूम कर रिपोर्टिंग कर रहे थे, मीडिया को तमाशा बना रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई टाइम्स नाउ की नविका कुमार के खिलाफ नहीं होता है, जो बड़े पर्दे पर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को दिखाते हैं और वी मार्क है कि सर्कल मार्क है ये बताते हैं। कहीं गला घोटा तो नहीं गया है, फांसी हुई थी या मारा तो नहीं गया है, इस तरह से बात की जाती है। रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर दिन रात मीडिया के जो लोग हैं वो मौजूद रहते हैं। जब मुंबई के कई सारे पत्रकार कहते हैं कि हम इस पर काम नहीं करेंगे, तो दिल्ली से पत्रकारों को, एंकर्स को एक एजेंडा के साथ मुंबई में भेजा जाता है। पूरे बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की कोशिश की जाती है। महाराष्ट्र में क्योंकि उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी की सरकार होती है, तो मुंबई पुलिस की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। वो सब इसलिए ताकि महाराष्ट्र की सरकार की छवि खराब हो, तो मुंबई पुलिस की जो छवि है वो खराब हो, साथ ही साथ केंद्र सरकार पर कोई भी आरोप ना करे, सवाल ना उठाए कोविड को लेकर। और इसके साथ ही साथ जब बिहार के चुनाव हों तो इस मौत का फ़ायदा बिहार में भी लिया जा सके। सोचिए, मौत का फ़ायदा लिया गया, मीडिया ने तमाशा बनाया। मीडिया अगर चाहे तो कितनी ताकतवर हो सकती है, वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले से हम सभी को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मीडिया ने आपको दिन रात एजेंडा परोसा और आपने दिन रात उस एजेंडा को देखा। केवल और केवल मीडिया ट्रायल के वजह से एक महिला जिसके ऊपर ना जाने अनाप शनाप कितने आरोप लगे, उसे 27 दिन बिना किसी गुनाह के जेल में गुजारना पड़ा।
उस तस्वीर को आप याद कीजिए जब रिया चक्रवर्ती को पुलिस अधिकारियों ने और कई एजेंसियों ने बुलाया था और कैसे हमारे ही मीडिया के लोग वहाँ पर कैमरा लेकर बूम लेकर पहुँच गए थे। वो तस्वीर आपको याद है, वो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद इसके जो तुलना है वो गीदड़ों से की गई थी कि कैसे किसी की मौत के बाद गीदड़ वहाँ पर पहुँचते हैं, कैसे वहाँ पर वो नोच नोच कर किसी की मौत होने के बाद भी अपना पेट भरते हैं। वैसे ही कुछ काम मीडिया और नेताओं ने किया। कई सारे नेता इसमें शामिल थे, ऐसे भी मीडिया के चैनल शामिल थे जो उस समय ये बता रहे थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बंगाली है तो ये बता रहे थे कि क्या रिया चक्रवर्ती ने काला जादू तो नहीं किया। इस तरह का आरोप लगाए गए। रिया चक्रवर्ती एक फौजी परिवार से आती हैं, लेकिन नेशनलिज्म से शायद ऊपर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की राजनीति है। मुंबई पुलिस की छवि को खराब करना था, महाराष्ट्र सरकार की छवि को खराब करना था, ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, देशभक्ति नहीं, सच्चाई नहीं। तो ऐसे में अब जब सीबीआई की ओर से इस पूरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट की बात होती है, क्या क्लोजर रिपोर्ट में इन सारी घटनाओं के बारे में जिक्र है जहां पर रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप की बात की गई, उसके भाई की बात की गई, पूरे फैमिली को एक तरीके से डिमोनाइज किया गया, कैसे बताया गया कि ये दोनों जो हैं भाई बहन जो सुशांत सिंह राजपूत के पैसे को ऐंठ रहे थे, उसके पैसे को लूट रहे थे। इस तरह की बातें जब दिन रात टीवी चैनल्स पर की गई और एक के बाद एक आप लोग इसे देखते रहे, तो क्या इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप ये ट्वीट्स देखिए अपने चैनल पर। अक्षय कुमार, अनुपम खेर, कंगना रनौत, ये वो लोग हैं जो उस समय सुशांत सिंह राजपूत के लिए तो बात कर रहे थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए वाकई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे। ये चाह रहे थे कि इसे लेकर राजनीति हो। बॉलीवुड में बीजेपी किस तरह से घुसे, उसके लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था जिसकी शायद उन्हें तलाश थी। और इसी के बाद आप देखेंगे कि एक के बाद एक ड्रग केस के मामले सामने आते हैं। कभी दीपिका पादुकोण को बुलाया जाता है, कभी श्रद्धा कपूर को बुलाया जाता है। इस तरह के ना जाने कितने लोगों को पुलिस के सामने लाया जाता है और 5 साल बाद हम देखते हैं कि बॉलीवुड में पूरी तरीके से इनके जो आइडियोलॉजी है वो कितनी मजबूत तरीके से घुस चुकी है। एक की मौत के ऊपर किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है, किस तरह से महाराष्ट्र सरकार की छवि को खराब किया जा सकता है और किस तरह से मीडिया दिन रात इस मौत का नंगा नाच आपके टीवी स्क्रीन्स पर लेकर आ सकता है, ये सारी चीज़ें हमने उस समय देखी। क्या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी? हम आमतौर पर कोशिश करते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी विश्वसनीयता को बतौर मीडिया बरकरार रखने की, लेकिन मैं आपको कितने सारे उदाहरण दूं। कोविड में कभी तबलीगी जमात की बात होती है, कभी रिया चक्रवर्ती की बात होती है, कभी सुशांत सिंह राजपूत की बात होती है, कभी शाहरुख खान के बेटे की बात होती है, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से नए नए मुद्दों को लाकर आपके ध्यान को भटकाया जाता है। और वो जो फॉर्मूला है वो अब भी जारी है। पहले रिया चक्रवर्ती इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन थी, अब औरंगजेब का कब्र, औरंगजेब जो 300-400 साल पहले मर चुका है, वो अब इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन के तौर पर सामने आया है। याद कीजिए आप किस तरह से गुप्तेश्वर पांडे मुंबई पुलिस की बुराई करते थे, किस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार मुंबई पुलिस पर सवाल उठाती थी। पुलिस ये सरकार या वो सरकार की नहीं होती। अब ये सत्ता में है, क्या ये मुंबई पुलिस पर सवाल उठाएंगे? लेकिन उस समय मुंबई पुलिस पर सवाल उठाएंगे। ये गुप्तेश्वर पांडे थे, ये रिया चक्रवर्ती को उसकी औकात दिखाने की बात कर रहे थे। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद गूगल कीजिएगा कि गुप्तेश्वर पांडे अभी क्या करते हैं, कौन किसका क्या औकात अभी है, ये बात आपको अभी समझ में आ जाएगी अगर आप अभी इसे गूगल करें इस वीडियो को देखने के बाद। ये वीडियो एक तरीके से दर्शकों उन तमाम रिपोर्टर्स के लिए और उन तमाम एंकर्स के लिए भी है जो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हर रोज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती के घर पर टीवी क्या चल रहा है, उसके घर के नीचे जोमेटो किसका आया है, उसके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं। आप सोचिए, एक नेशनल टीवी पर एक महिला की छवि को लेकर कोई कुछ भी अनाप शनाप बोल दे, उसे दिखाया जा रहा था बिना कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग के, बिना उसे देखे या परखे कि वो सही है या गलत है, केवल और केवल क्योंकि उन्हें आपके मन में यह साबित करना था कि रिया चक्रवर्ती एक किलर है, रिया चक्रवर्ती एक हत्यारीन है, उसने हत्या की है। यह साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कोई ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो वाली बात करता था, कोई टीवी पर कुछ दिखाता था, जस्टिस फॉर एसएसआर की बात होती थी, इसके जरिए उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश होती थी। पहले रिया चक्रवर्ती का मुद्दा उठा, अब महाराष्ट्र में मुद्दा उठ रहा है सुशांत सिंह राजपूत की जो सेक्रेटरी थी
उनका मुद्दा अब उठाया जा रहा है। एक बार फिर से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे एक के बाद एक जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज है उसे आपके सामने परोसने की कोशिश की जा रही है। ये जब मुद्दा अब सामने आता है तो उसमें आप देखेंगे कि आदित्य ठाकरे को घेरने की कोशिश की जाती है। ये कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी दिशा सालियान, उनकी सुसाइड को भी अब हत्या बताने की कोशिश की जा रही है। अगर आप उस प्ली को पढ़े जो अब बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने गया है तो उसमें आप पाएंगे कि आदित्य ठाकरे के बारे में क्या कुछ नहीं लिखा गया। आदित्य ठाकरे को देशद्रोही बताया गया है। आदित्य ठाकरे को एक तरीके से कैनिबलिज्म का आरोप उन पर लगा है। उसका मतलब पता है आपको? उन पर आरोप लगाया गया है कि वो इंसानों को खाते हैं। उनके ऊपर डार्क वेब का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। उनके ऊपर ना जाने कितने आरोप लगाए गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की वजह से हिंसा हुई। ऐसी जगह पर हिंसा जहां पर शायद पिछले 300 साल में कभी हिंसा नहीं हुई थी। और ये महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका इलाका है। और अब इससे फिर से ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरे मुद्दे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आरएसएस का गढ़ है जहां पर हिंसा होती है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के सामने आते हैं, पथराव होता है। तो अब एक नए मुद्दे को आपके सामने परोसा जा रहा है। 4-5 साल बाद एक बार फिर से इसे लेकर भी एक क्लोजर रिपोर्ट शायद फाइल कर दिया जाएगा, माफ़ी मांग ली जाएगी। अब ट्विटर पर आप जाओगे तो लगभग हर दूसरा पत्रकार अपने आप को निष्पक्ष बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं उस समय गलत था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ईमानदारी से बताऊँ, एनडीटीवी चैनल में जब उस समय का एनडीटीवी जो था उसे अगर आप छोड़ दें तो लगभग सभी चैनल्स दिन रात केवल और केवल रिया चक्रवर्ती पर ही फोकस कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि एनडीटीवी में रिया चक्रवर्ती या सुशांत सिंह राजपूत पर हम खबर नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारी प्राथमिकता वो थी जो केवल और केवल कानूनी तरीके से हो रहा था। हम गॉसिप पर बात नहीं कर रहे थे। हम उस समय बात कर रहे थे मजदूरों पर। हम उस समय बात कर रहे थे देश के हॉस्पिटल्स की पॉलिसीज़ पर, देश के हॉस्पिटल्स की परिस्थिति पर, हॉस्पिटल्स में किस तरह से ऑक्सीजन मौजूद नहीं है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। इस देश में मजदूर और एक अमीर आदमी के बीच में जो इनइक्वालिटी है उस पर बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बतौर दर्शक आपको भी सोचना चाहिए, आप कौन सी बात सुन रहे थे? क्या आप लोगों में से तमाम लोगों ने न्यूज़ को बतौर एंटरटेनमेंट देखना शुरू नहीं कर दिया? और वही काम क्या अब भी जारी नहीं है? औरंगज़ेब पर कभी कुछ बोल देते हैं, कोई भी अनाप शनाप आकर बोल देता औरंगज़ेब के कब्र को हटा देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, महाराष्ट्र में सरकार उनकी, दिल्ली में सरकार उनकी, गृह मंत्रालय उनके पास, उसके बावजूद आप इसे नहीं हटा रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं करना है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके सामने नौटंकी करना है। क्या रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लोगों ने जितनी सारी बातें की है, क्या इसके बावजूद आप इनके चैनल्स को नहीं देखेंगे? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इन्हीं चैनल्स पर जाकर उन्हीं एंकर्स को इंटरव्यूज़ नहीं देंगे? क्या हमारे तमाम केंद्रीय मंत्री वहीं पर नहीं जाएंगे? इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पैसा है। ये हमारी तरह मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं कर रहे हैं। इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, इन्हीं को सबसे ज़्यादा इश्तिहार मिलते हैं। और यहीं पर आप लोग जाते हैं, पॉपकॉर्न लेकर बैठते हैं और एंटरटेनमेंट की तरह हर रोज़ जो हिंदू मुस्लिम सिलेबस या सरकार जो सिलेबस चलाना चाहती है उसे आप देखते हैं। मैं आज भी मानता हूँ कि मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन अब ये एक पिंजरे में बंद या कैद एक पोपट की तरह है। एक ज़माने में जिस तरह की बात सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की थी, वही बात अब मीडिया को लेकर की जानी चाहिए। इनके मालिक जो कहने के लिए कहते हैं ये वही कहते हैं और शायद आप लोग भी वही देखते हैं। इसलिए जब रिया चक्रवर्ती का ये मुद्दा सामने आया है, ज़रूरत है कि हम सभी भी बैठकर सोचें कि हमने उस समय आपको क्या परोसा गया। किसी की मौत के ऊपर किस लिए बिजनेस की? अगर इसमें आपको लगता है कि अर्नब गोस्वामी या नविका कुमार या कोई और बेवकूफ़ है तो नहीं, माफ़ कीजिएगा, बेवकूफ़ वो व्यूअर हैं जो इसे देख रहे थे। अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक को टीआरपी मिला, नविका कुमार के टाइम्स नाउ को टीआरपी मिला, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बदल गई, बीजेपी की सत्ता आई, उन्हें इससे फ़ायदा हुआ। अगर केवल और केवल नुकसान हुआ है तो आप दर्शकों का हुआ है, जिन्होंने समाचार से ज़्यादा ऐसे एंटरटेनमेंट को देखना सही समझा। इसलिए आज के इस वीडियो के ज़रिए मेरी कोशिश थी उस 5 साल पहले जो घटना हुई उसके बारे में आपको बताने की। एक तरीके से जो गॉसिप आप अपने सोसाइटी में करते हैं या अपने घरों में या व्हाट्सएप पर करते हैं, उसे टीवी चैनल्स पर किस तरह से दिखाया गया वो हमने आपको बताने की कोशिश की, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम भविष्य में जब इस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी, आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। आप खबर और एंटरटेनमेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे आप बखूबी समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।
नमस्कार।